नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इतना प्यार देना और साथ साथ खड़े रहना, हमारा और आपका रिलेशन हमेशा के लिए बना रहना, बस इसी तरह प्यार बनाए रखें। सारी चीज़ें इसी तरह निरंतरता के हिसाब से चलती रहेंगी। जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं तब तक हमारा प्रयास हमेशा जारी रहेगा और हम आपके साथ हमेशा आपसे कम नहीं तो आपके बराबर ही लड़ते रहेंगे साथियों, है ना। आपसे कम तो नहीं होने देंगे हम भी अपना मेहनत। अगर आप मेहनत 10 कदम करेंगे आगे चलकर तो हम 11 कदम चलने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। सिर्फ आप लोग अपना साथ हमेशा दीजिएगा और साथ निभाइए, साथ तो रहेंगे ही। आज हमारा ये इन्वायरमेंट का क्लास का दोस्तों 10वां लेक्चर है। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, है ना। हमने पूरा इतिहास जो आपके इन्वायरमेंट सेक्शन में आता है, इतिहास जो सुपर टेट तक पूछे जाते हैं शिक्षकों, सुपर टेट तक, यानी यूपी टेट सी टेट तो आप फोड़ोगे ही, प्लस साथ में हम ऐसे कंटेंट का एक तरह से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों ना, कि आप अगर नोट्स बना रहे हो, कंटिन्यूटी है, तो आप याद रखना यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो सुपर टेट में नया है। अगर इस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है तो इसी वीडियो से आएगा, या लिखित ले लीजिए मुझसे। आप बस बने रहिए और हमारे साथ चलते रहिए। हिंदी के मैथ के क्लासेस खत्म हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं, तो उसको हमने आज सुबह हमने एक टाइम टेबल बताया था, उसको आप लिख लेंगे, उसी अनुसार चलेंगे। और रात में आपका 9 बजे एक दिन हिंदी, एक दिन सीडीपी, एक दिन इन्वायरमेंट, इस तरह टेस्ट होगा। अभी कुछ टाइम बाद आपका सीडीपी के भी क्लास आ जाएंगे, तो इस तरह क्लासेस चलते रहेंगे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। साथियों, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो बहुत जरूरी है हमको जानना, क्योंकि हम पृथ्वी पे जब रहते हैं तो पृथ्वी की इन्वायरमेंट के बारे में हमने देख लिया कल, जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, हमने उसके बारे में कल पढ़ा। आज आंतरिक संरचना की बात करते हैं, मतलब धरती के ऊपर तो हम रह ही रहे हैं, धरती के नीचे की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें, यह हमारा पृथ्वी है साथियों, यह हमारा पृथ्वी है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं एज ए, यह पृथ्वी है हमारा। तो इसको हम ऐसे काट दें, ऐसे आप थोड़ा सा अनुमान लगाइएगा, काट दें और इसको गायब कर देते हैं ऊपर से, तो अंदर इसके हमको कुछ दिखाई देगा इस प्रकार से, है ना। मतलब यह अंदरूनी भाग है पृथ्वी का, बस इसी को हमने काट कर यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है, आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है। तो एक एक बात करेंगे, आप लोग सारी बातें फैक्ट के रूप में लिखते चलेंगे। यहाँ से 100% प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे, यह हमारा दावा है साथियों, एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे। चलिए तो एक्चुअल में अगर बात करें पृथ्वी के आंतरिक भाग का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन तो अभी हमें प्राप्त ही नहीं हुआ है, यानी कि जितने हमारे भूवैज्ञानिक हैं वह अभी तक पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। एक्चुअलिटी अगर ये बात करें तो अनुमान लगाया गया है। अनुमान किस किस आधार पर लगाया गया है, कौन कौन से स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं और अप्राकृतिक स्रोत हैं कुछ, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले कुछ जरूरी बातों को हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करें, मानव पृथ्वी के आंतरिक भाग तक अभी पहुंचा ही नहीं है, मतलब देखा ही नहीं है आंतरिक भाग उसका किस प्रकार से होता है, सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि जितना तप्त सूरज है उसका कई गुना तप्त हमारा कौन सा है दोस्तों, कोर है, हमारी पृथ्वी का कोर है, कई गुना तप्त। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल पाए जाते हैं, उसका नाम अभी हम व्याख्यान में लिखेंगे, बताएंगे आपको, कि यहाँ पर कुछ ऐसे मेटल पाए जाते हैं, उसके अनुसार भी वो लोग अनुमान लगाए हैं। तो क्या क्या अनुमान लगाया गया सब कुछ बताते हैं साथियों। एक लाइन और लिखिएगा, आप लोग कॉपी पे लिखिएगा। अफ्रीका की जो सोने की खदानें हैं, अफ्रीका की बहुत सारे सोने की खदान है ना, अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोने की खदान पाए जाते हैं दोस्तों। तो वहां पर जो हम लोग अगर देखें, अभी तक हमने कितनी गहरी खाई बना ली है, कितने अंदर से सोना निकालते हैं, मात्र 3 से 4 किलोमीटर तक ही हम लोग की पहुंच हो पाई है, संभव हो पाया है। यानी कि आपको पता है बहुत बड़े बड़े जंगल, बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत गरीब स्थिति, बहुत गरीब कॉन्टिनेंट्स, बहुत गरीब महाद्वीप हमारा कौन सा है दोस्तों, अफ्रीका है। अफ्रीका में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, समझ रहे हैं, वहाँ पे संसाधनों की बहुत ही कमी है, लेकिन हमारे रॉ मटेरियल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। इसी श्रेणी में हम देखें तो वहाँ पर जो सोने की खदानें हैं वह करीब 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी खोदी गई हैं, मतलब कि सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक ही मानव की संभव स्थिति में रीचमेंट हो पाया है, पहुँच हो पाया है। तो यह तो बहुत ही ज़्यादा गहरा है भाई, यह हमारा कोर अब बहुत गहरा है। अब इसका अनुमान खुद लगा सकते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है, पहला हमारा श्रेणी क्रस्ट, फिर उसके बाद आता है दोस्तों, देखिए क्रस्ट की जो ऊंचाई है यानी कि गहराई है कितनी है, 200 किलोमीटर तक है। इसमें भी इसको बांटा गया है। ऊपरी क्रस्ट आप देख पा रहे हैं, यह ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट मात्र 33 किलोमीटर तक है,
समझ रहे हैं? इसको हम किसी नाम से भी जानते हैं, अभी हम बताते चलते हैं एक एक बातें। और जो निचली क्रस्ट है मात्र लगभग 100 से ऊपर 100-150 के आसपास में किलोमीटर में है साथियों, है ना, इसको लिख लेंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों, अब यहाँ से यह श्रेणी आप देख रहे हैं, यह लाइन, यह पूरा का पूरा 2900 किलोमीटर तक, यानी कि जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के निचले भाग से लेकर मेंटल तक, यह मेंटल पूरा, मेंटल की गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर है साथियों। कितना है? 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर है साथियों। ये डेप्थ है, हम आपको गहराई बता रहे हैं पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल क्रस्ट पे खड़े होकर। इसके बाद बात करें साथियों, जो हमारा कोर है पृथ्वी के मेंटल से बात किया जा रहा है साथियों, ये पूरा ऊपर से बात किया जा रहा है, पूरा यहाँ से सारी चीजें बात की जा रही है। यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो ये 63,078 किलोमीटर है साथियों। इसको आप कॉपी पे सजा लेंगे और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका एक प्रश्न तय हो गया है, इसको लिख लेंगे। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, हमारी बातें ध्यान से एक एक चीजें सुनते रहिए साथियों। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ बातें और कर लेते हैं, जैसे क्योंकि साथियों जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, वह कांस्टेंट हो जाता है, वेरिएबल होता ही नहीं, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट। जैसे हम लंबाई और गति वगैरह में पढ़ते हैं ना, कि एक स्थिति ऐसी आती है कि गति बढ़ती चली जाती है, एक स्थिति ऐसी आई कि कांस्टेंट हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, उतने पे ही चलता चला जाएगा। अगर हम आर्कटिक वाले, जैसे आर्कटिक महासागर जो हमारा है, अंटार्कटिका और आर्कटिक, अंटार्कटिका नीचे है, आर्कटिक ऊपर है, रूस के ऊपर जो हमारा साइबेरियन एरिया है, कनाडा वाला भाग है, उसके ऊपर की बात करें दोस्तों, तो वहां पर वह पूरा आर्कटिक सेक्टर है, यानी उत्तरी ध्रुव की बात किया जा रहा है। आर्कटिक सेक्टर में जो ड्रिल किया गया, ड्रिल मतलब कि गहराई, वो कितनी की गई है दोस्तों, पूछा जाता है तो बता देंगे 12 किलोमीटर, मात्र 12 किलोमीटर तक ही अभी पृथ्वी के अंदर ड्रिल किया जा चुका है, मतलब किया गया है मात्र 12 किलोमीटर तक। और यह कितना लंबा है भाई कोर, यहाँ तक कोई पहुंच पाया है अभी तक? संभव ही नहीं है दोस्तों। अगर भविष्य में हो सकता है पहुंचे तो आदमी बच के नहीं आएगा। अगर बात करें दोस्तों, जो ज्वालामुखी हैं, यह केवल और केवल हमें 60 किलोमीटर तक ही गहराई का पता कराती हैं। जो ज्वालामुखी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ज्वालामुखी होती हैं, वो क्या करती है, जो एक्टिव वोल्केनोज जैसे बोला जाता है, इनएक्टिव भी होती हैं, सुसुप्त भी होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो मर गई होती हैं, एक तरह से कह लो, जो जिनके में उद्गार नहीं होता है, उद्गार होना बंद हो चुका है ना, तो पढ़ाएंगे ज्वालामुखी वाले चैप्टर में उसको। लेकिन दोस्तों 60 किलोमीटर तक ही हमको केवल जानकारी देती है ज्वालामुखी, और अभी तक पृथ्वी पर गहराई जो किया गया है मानव द्वारा, वो मात्र 12 किलोमीटर तक ड्रिल किया गया है। ठीक है, उसका नाम क्या है आर्कटिक वाले क्षेत्र में जहां पे ड्रिल किया गया, उसका नाम है कोला। कोला नाम है, क यानी कि कोला लिख लेंगे। क्या नाम है? कोला साथियों, उस क्षेत्र का नाम है जहां पे ड्रिल किया गया है, इसको आप लिख लेंगे, यहां से प्रश्न बनते हैं। अब ऐसे में हमारे भूवैज्ञानिक ने दोस्तों क्या किया, हमारे भूवैज्ञानिकों के दिमाग में मतलब कि चलने लगा, भाई अब बताओ किस प्रकार से हमें यह सारे चीजें स्रोत के हिसाब से, मतलब कौन सा ऐसा सोर्सेस होगा कि हम इसके अंदर की आंतरिक संरचना जान सकें। तो उन्होंने उनके दिमाग में दो चीजें बात सोची। एक तो उन्होंने प्राकृतिक तरीके से बात की, समझाने की, इसके आंतरिक भागों को सिर्फ समझना, मतलब सिर्फ उन्होंने एक तरह से समझाया, अपना अनुभव दिया, एक तरह से उसको जांचा, वहां पर गए नहीं, सिर्फ परखा। उसको कहा जाता है ना, आदमी को भांपना किसी चीज को, जैसे कि क्या होने वाला है कल, क्या नहीं होने वाला है कल, तो उसके हिसाब से कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके आसपास या फिर इसके आने वाले समय में क्या होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट विद होते हैं साथियों, वो क्या करते हैं, वैज्ञानिक विद, वह दोस्तों यह करते हैं, वातावरणीय विद कर लीजिए, तो वह पहले अनुमान लगा लेते हैं कि बहुत तेज भूकंप आने वाला है। आप पेपर में पढ़ते होंगे, आज या फिर परसों या फिर 3 दिन लगातार बहुत तेज बारिश होने वाली है, यह अनुभव लगा लेते हैं, उसका असर देखने को मिल जाता है हमें। उसी प्रकार से इन्होंने भी, जो भूवैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने दो प्रकार से, दो स्रोत से इसके आंतरिक संरचना की पता करने की कोशिश किया। पहला स्रोत था साथियों कौन सा, तो बता देंगे प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में सिर्फ दो विधि इन्होंने अपनाया। पहला है भूकंपीय उद्गार, भूकंप से उन्होंने आजमाने की कोशिश की, भूकंप से पता करने की कोशिश की। और दूसरी भूकंप विज्ञान, मतलब एक तरह से करें, जो दूसरा था साथियों उसे बोला गया कि भैया भूवैज्ञानिक से, भूविज्ञान से, भूकंप विज्ञान से, एक तो ज्वालामुखी उद्गार से और दूसरा हमने बताया भूकंप उद्गार से। दो विधि, एक तो ज्वालामुखी से, एक भूकंप उद्गार से। इन्होंने जांच लिया कि भूकंप से जो ज्वालामुखी है, इससे तो मात्र 60 किलोमीटर का ही क्षेत्र पता किया जा सकता है, यानी कि 60 किलोमीटर की गहराई तक जाया जा सकता है। तो ज्वालामुखी इन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन उसके बाद इनको पता ही नहीं चला। लेकिन दोस्तों जब भूकंप विज्ञान की बारी आती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज घूमना चाहिए, आखिर भूकंप विज्ञान होता क्या है, यानी जिसे सिस्मोलॉजी बोलते हैं, भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी इस तरह बोला जाता है उसको। यानी कि जो सिस्मोलॉजी होता है दोस्तों, इससे तो अनुमान लगाया उन्होंने, और इसका मतलब उन्होंने भी बताया, इसका मतलब होता है साथियों कि जो एकमात्र
ऐसा स्रोत है, जो भूकंप विज्ञान है, सिस्मोलॉजी एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से अंतर्गत, भूमि के अंतर्गत भूकंप तरंगों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग की संरचना के बारे में पता कर सकते हैं, जिसमें कि पी यानी कि प्राइमरी वेव आते हैं, सेकेंडरी आते हैं, लब 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 जिसे बोलते हैं, यानी कि आपके यल तरंगे आती हैं, PSL तरंगे आती हैं। इसमें हम लोग समझेंगे, एक अलग से लेक्चर है उसका। लेकिन आप यहाँ से समझ लें, भूकंप के माध्यम से भी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना की खोज की, यानी कि पता लगाया कि क्या इसमें सच में बहुत ठोस माध्यम है यहाँ पे। तो ये बहुत सारे तरीके थे, ये तो हमारे प्राकृतिक स्रोत थे। लेकिन अगर बात करें कुछ अप्राकृतिक स्रोत, तो कुछ अप्राकृतिक स्रोत में साथियों सबसे पहला इन्होंने डेंसिटी बताया। क्या बताया? डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है बताएंगे आप लोग? घनत्व बराबर क्या होता है भाई? द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान से समझना, घनत्व पहला तो इन्होंने बताया, घनत्व के आधार पर हम माप सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर की स्थिति क्या है, ठोस है कि गली हुई है कि पिघली हुई है कि हवा के रूप में, कैसा रूप है यार, की ठंडा है कि गर्म है, मतलब कुछ अंदाजा नहीं था पहले। तो इन्होंने अंदाजा लगाना स्टार्ट किया। पहला अप्राकृतिक स्रोत में डेंसिटी, दूसरा प्रेशर यानी कि दाब, तीसरा इन्होंने बताया साथियों टेम्परेचर यानी कि ताप। यानी कि याद रखिएगा, आपसे यहां से एक प्रश्न बनेगा कि पृथ्वी के अंदर की संरचना हम किस माध्यम से पता कर सकते हैं। तो याद रखना, घनत्व, ताप, दाब ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन ए में घनत्व दिया रहेगा, ऑप्शन बी में दाब दिया रहेगा, ऑप्शन सी में ताप दिया रहेगा और ऑप्शन डी में इनमें से सभी दिया रहेगा। तो आप याद रखना साथियों, इनमें से सभी पे टिक करना है आपको, है ना। इनमें से सभी पे टिक करेंगे तभी तो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया जो अप्राकृतिक स्रोत है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए, वो यही तीनों माध्यम है, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। अच्छा, डेंसिटी क्या होगा साथियों? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है एक निश्चित एरिया यानी कि क्षेत्र, यानी कि वॉल्यूम, एक निश्चित एरिया में किसी भी मटेरियल का जितना वजन होता है वही उसका डेंसिटी कहलाता है। यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। आप खुद सोचो, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब कि जिसकी जितनी बड़ी आयतन होगा उसका उतना ज्यादा द्रव्यमान, मतलब कि द्रव्यमान से अगर आयतन का डिवाइड करवा दें दोस्तों, तब हमारा डेंसिटी निकल के आता है। अब किसी भी जगह आप बताओ डेंसिटी कैसे मालूम होगा कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी डेंसिटी कम है? जैसे कि पानी है और पानी में हमने एक छोटे से लोहे का टुकड़ा डाल दिया। जब पानी में लोहे का टुकड़ा डाला तो लोहे का टुकड़ा डूब गया, लेकिन हमने एक छोटा सा, मान लीजिए अपना यह इरेजर है, हमने इसको डाला। जब इरेजर डाला तो ये तैरने लगा पानी में। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है पानी से कम है और लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा है भाई, तभी तो वो डूब गया। और ठोस भी है तभी तो डूब गया भाई। इससे समझ में आता है हमें कि जो लोहे की डेंसिटी है सर वो ज्यादा है, और ये प्लास्टिक है जो इसकी डेंसिटी कम है पानी से। एक बात और याद रखिएगा, आपसे कभी कभी ये पूछता है 1 किलो लोहा है, 1 किलो लोहा है, उसको जब पानी में डाला गया वो डूब गया, यानी कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये डूब गया। ऐसे पूछेगा। 100 लीटर पानी में 1 किलो लोहे को डालने पर लोहा डूब जाता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यह डूब जाता है ना। और दूसरी बार पूछेगा, उसी में क्वेश्चन में पूछेगा, अगर इस लोहे में हम 50 मतलब 50% निकाल लें, जो 50% बचा है, अब उसको पानी में डालेंगे तो उसके डेंसिटी में क्या परिवर्तन आएगा? बताओ। कोई परिवर्तन नहीं आएगा बच्चा। देखो, आप इतनी चुटकी लोहा ले लो चाहे इतना बड़ा लोहा ले लो, दोनों तो लोहे ही हैं। लोहा का मतलब एक ही धातु तो है दोनों, तो दोनों धातु जब एक ही है तो पानी में जब इतना बड़ा लोहा डूब रहा था तो इतना बड़ा लोहा भी डूबेगा, यानी घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। याद रखना, मात्रा में अगर कमी करते हैं तो घनत्वता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह प्रश्न आपके इन्वायरमेंट का है, यह पूछा गया है सुपर टेट यूपीटेट में। भैया अच्छे से पढ़ लो, मजा आ जाने वाला है। एक चीज बताना, यह बक्सा है, यह हमारा क्या है? बक्सा है। एक यह बक्सा है, ठीक है, 2 बक्से हैं। इसमें हमने रुई डाल दिया, क्या? रुई पूरा भर दिया, रुई पूरा भर दिया, है ना। और इसमें हमने क्या भर दिया भाई? छोटा छोटा जो लोहे की छर्री आती थी, गोली, जिसे हम लोग कंचा बोलते हैं, लोहे वाली कंचा, शीशे वाली नहीं, ग्लास वाली नहीं सोचता हूँ, लोहे वाली कंचा हमने भर दिया इसमें। अब बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? आप कहोगे सर लोहा, इसको दबाएंगे तो दब जाएगा। अरे भैया गद्दा है, गद्दा मखमल वाला, अगर दबाओगे, तकिए को दबाओगे, पिलो को दबाओगे, दब जाएगा ना। तो उसमें क्या है भैया? लोहा थोड़े भरा है जो नहीं दबेगा, वो दब गया। अब दबने की वजह से ये हम अंदाजा लगा लेंगे इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है मित्रों, ठीक है ना। इस तरह से हमने पता कर लिया कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लिखिएगा टॉपिक दोस्तों। अब याद रखिएगा,
भूवैज्ञानिक ने कैसे पता किया? दोस्तों याद रखना, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, घनत्व तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दाब के। यानी कि जो हमारा डेंसिटी होगा साथियों, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर साथियों, प्रेशर। साथियों याद रखना है, साइंस नहीं है, साइंस तो हमने पढ़ा दिए हैं, लगभग 26 लेक्चर साइंस के हैं भैया। जो जूनियर टेट का, सुपर टेट का जो पेपर बच्चे देकर आए थे ना, उनमें 4-5 बच्चे हमारे मित्र भी थे, है ना। जब देकर आए तो वह बोले कि अगर प्रकाश पढ़ के गए होते तुम्हारा लेक्चर तो शायद हमारा 4-5 प्रश्न सही हो जाता। समझ रहे हो, 4-5 प्रश्न का मतलब आप कई रैंक आगे हो जाते कितनों। तो इस वजह से बोल रहे हैं साथियों, जो साइंस का हमने 26 टेस्ट लिया है, 26 से 27, उसको बिना देखे किसी भी एग्जाम में बैठना मत, देख कर जाना। इतना याद रखना साथियों, थोड़ी सी कष्ट तो सहनी ही पड़ेगी हमें। दोस्तों घनत्व जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दाब के, यानी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है भाई, जब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के है और प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि दाब समानुपाते ताप होता है साथियों। इसका मतलब क्या सर? मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर? तो समझ में आएगा बच्चा। देखो, अगर हम घनत्व बढ़ाते हैं, इसका साफ साफ मतलब था, अगर घनत्व बढ़ाते हैं, अगर घनत्व बढ़ाते हैं तो दाब भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह है दाब भी बढ़ेगा। अगर दाब बढ़ेगा तो दाब समानुपाते है, डायरेक्टली है, सीधा सीधा है, तो ताप भी बढ़ेगा। यानी इसका मतलब यह हो गया कि हमने जैसे जैसे क्रस्ट में हम लोग गए, मतलब हमारे साइंटिस्ट जैसे अपने अनुमान के अनुसार जैसे से कोर में गए, जैसे से कोर में गए साथियों, तो उनको लगा कि यहाँ पर तो भारी धातु मिल रहा था, निफे, यहाँ पे निकिल और आयरन मिला, ये तो भारी धातु है सर जी। जब भारी धातु है तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया यहाँ पे कठोर चीज होना चाहिए। यानी कि जब घनत्व तो ज्यादा मिला उनको, तो इन्होंने अनुमान लगाया कि दाब भी ज्यादा होगा, यानी दाब ज्यादा होगा तो ताप भी ज्यादा होगा। यानी कि साफ साफ इन्होंने यह कहा साथियों कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी कि कोर का जो टेम्परेचर होगा वो ऑटोमेटिक बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, यानी कि सन से भी ज्यादा का अनुमान इन्होंने लगाया। समझ रहे हैं? मतलब यहां से पहली बात तो जो आदमी गए हैं दोस्तों, वो कहां तक गए हैं? यहां तक, बस अपर मेंटल तक। अपर मेंटल के नीचे अभी तक कोई किसी का रीचमेंट तक नहीं हुआ है, याद रखना साथियों, है ना। मतलब रीचमेंट का मतलब पहुंच जो हो पाया है, सुनिश्चित हो पाया है, ये यहीं तक हो पाया है, या बहुत ऊपर तक। अपर मेंटल भी पूरा नहीं, अपर मेंटल का कुछ ही भाग, लगभग 10 से 5% भाग पर ही हम लोग जा पाए हैं, है ना, रिचमेंट के लिए अपना, जैसे कि कभी पेट्रोल निकालने, डीजल निकालने, यह सब चीजें, है ना। तो इन्होंने यह अनुमान लगाया यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंसिटी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, सॉरी बहुत ज्यादा प्रेशर है, इस वजह से टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा होगा। तो आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन यहाँ से, पृथ्वी के किस भाग का टेम्परेचर सबसे अधिक होगा? तो आप बताओगे ना ही क्रस्ट ना ही मेंटल, बस आकर कोर पे होता है भैया, कोर होता है। किस आधार पे होता है? तो बताओगे डेंसिटी अधिक होगा तो ताप भी अधिक होगा, जब ताप अधिक होगा तो मतलब दाब अधिक होगा, दाब अधिक होगा तो ताप भी अधिक होगा। इस वजह से भूवैज्ञानिकों ने पता किया कि यहां पर जो होगा टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। अब एक चीज लिखिएगा, पृथ्वी की सतह की बात करें साथियों, पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर, पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर, पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर हर 32 किलोमीटर पर, प्रति 32 किलोमीटर पर साथियों 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यह हर 32 किलोमीटर पर नहीं होगा, एक लिमिट के बाद वह खत्म हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि लिख लेना, एक लिमिट यानी कि एक मात्रा यानी कि एक पहुंच, यह लिखना, एक पहुंच के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। मतलब यह जो टेम्परेचर है यह बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर मिलता है। भाई लिख लो, यहां से प्रश्न आएगा, आपको लगता है नहीं आएगा? आएगा भाई, इतना समझ लेना। जब देकर आओगे पेपर ना तो सोचोगे अरे पढ़े थे, शायद रिवीजन कर लिए होते तो कितना मजा आएगा। बच्चों आप लोग रिवीजन करिए, हिंदी के मैथ के क्लास खत्म हो गए हैं, इन्वायरमेंट के मैक्सिमम क्लास खत्म हो गए भाई, समझ रहे हैं। पेपर भी 3-4 करा दिए गए आपके प्रीवियस ईयर, हर संडे को कराया जाएगा पेपर। इस संडे को थोड़ा सा हम बाहर गए थे, आप लोग देखे होंगे कि किस तरह आपके सीनियर का हमने इंटरव्यू लिया, वैसे 2-3 सीनियर आने वाले हैं। बस आप शेयर करो दबा के सारी वीडियो दोस्तों, हर वीडियो शेयर करो, बहुत ही आनंद आएगा। जब दोनों हाथ से तालियां बजेंगी ना तो बारिश भी होगा, धमाका भी होगा, सब चीज़ें होंगी हम लोग के सामने, ठीक है ना। चलो बस मुजरा करना है तो शेयर कर दो भाई, दबा के शेयर कर दो दोस्तों। अब देखना दोस्तों एक चीज़ और, अगर बात करें पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने परत हैं, तो याद रखना पहला क्रस्ट बोलते हैं। अब हम आते हैं इस पे, ये जो बनाया गया है ना, अब यहाँ से शुरू होगा क्रस्ट,
पहला क्रस्ट होगा दोस्तों, इसे भूपर्पटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी, भूपर्पटी बोलते हैं। दूसरा लिख लेना साथियों, दूसरा जो है मेंटल है, मेंटल मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को हम 3 भागों में बांटते हैं। तीसरा लिख लेना क्रोड, 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 क्रोड या फिर कोर कर देते हैं इसे क्रस्ट, क्रस्ट यानी कि या क्रस्ट हो गया, भूपर्पटी से बोलते हैं, या आपका मेंटल हो गया, या कोर हो गया, इसे कोर के नाम से भी जानते हैं। क्रोड मतलब कोर। ठीक है दोस्तों, यह होता है। ये सारी चीजें आपने लिख लिया, 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला लिखिएगा दोस्तों क्रस्ट, हेडिंग लगाइएगा क्रस्ट, क्रस्ट। अब क्रस्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा साथियों, पहला पॉइंट क्रस्ट में। पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर लिखते हैं ना। पहले एक बार समझ लीजिए, सभी लोग समझ लेंगे, सभी लोग फिगर पे आ जाइए। फिगर देखिए भाई, फिगर फिगर फिगर। अब देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाता है क्रस्ट की गहराई कितनी है तो बोलेंगे 200 किलोमीटर तक। कितना भाई? 200 किलोमीटर तक साथियों, क्रस्ट की गहराई 200 किलोमीटर तक। लिखिए मत, अभी हम लिखवा देते हैं, बस देख लीजिए सामने प्लीज। 200 किलोमीटर तक है। अब 200 किलोमीटर में भी ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट है। देखिए हमने यहाँ पर लाइन डॉटेड बनाया है, यह इसके मतलब इस लाइन के नीचे यह निचली क्रस्ट है। इसके ऊपर का भाग जो है बहुत पपड़ी के रूप में बधा हुआ है, जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां पे हम लोग रहते हैं पपड़ी है। फिर इसके नीचे पानी है, फिर इसके नीचे फिर दलदल आ जाता है, फिर उसके नीचे फिर कठोर भाग है, फिर उसके नीचे दोस्तों पानी और बहुत सारी चीजें, तेल वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती हैं हम लोग को, है ना। तो याद रखना साथियों, यह वाला भाग हमारा क्या है? यह वाला दोस्तों, यह केवल 33 किलोमीटर के आसपास में, 33 किलोमीटर के आसपास में है। 30 या 50, कभी कहीं कहीं 50 भी मिल जाता है हमें। तो इसके नीचे वाला 150 भाग जो है दोस्तों, वो निचली क्रस्ट कहलाता है। निचली क्रस्ट यानी निचला भूपर्पटी जिसे कहते हैं, तो याद रखना। और इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? सियाल के नाम से जानते हैं, SIAL। क्यों सियाल के नाम से जानते हैं? क्योंकि हमारे क्रस्ट में साथियों, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, हमारे क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता है। आपसे पूछा जाएगा हमारे क्रस्ट में किस धातु की अधिकता है, तो बता देंगे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम मतलब कि याद रखिए 50 तक तो एलिमेंट आपको जुबान पे होना चाहिए, जिस प्रकार से हमें है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इस तरह से 50 तक हमने बग दिया, 40 और 40 तक, है ना। 50 तक आपको रट लेना है पूरा अच्छे से। यानी कि सियाल किसे बोलते हैं साथियों? तो क्रस्ट को सियाल के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम यह 200 किलोमीटर के बाद यानी कि 2900 किलोमीटर तक साथियों, 2900 किलोमीटर तक हम किसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे बोलेंगे सीमा। सीमा यानी कि यही हमारा मेंटल होता है। इस मेंटल में भी 2 भाग बटे होते हैं साथियों, इसको बाद में देखेंगे, इसको पहले समझ लेंगे। इसमें भी 2 भाग होता है। यहाँ बीच वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, इसके ऊपर अपर मेंटल होता है, इसके नीचे लोअर मेंटल होता है दोस्तों। जो अपर मेंटल होता है यह हमारे क्रस्ट के निचले भाग से 700 किलोमीटर तक होता है। यानी कि जब 2900 में से आप 700 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2200। यानी कि जो हमारा अपर मेंटल से लेकर अपर मेंटल के निचले भाग से पूरा लोअर मेंटल कहिए या फिर आउटर कोर के ऊपरी भाग तक, यह कितने किलोमीटर तक होता है? 2200 किलोमीटर तक होता है साथियों, 2200 किलोमीटर तक होता है। इसको लिख लेंगे पूरा 2900 और अपर मेंटल 700, लोअर मेंटल 2200 किलोमीटर तक होता है साथियों। इसको लिख लेंगे कॉपी पे बना के इस तरह फिगर, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हट जाते हैं, फटाफट ले लीजिए। अब देखिएगा साथियों, जो ये हमारा लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल से नीचे तक यानी कि जो हमारा कोर होता है, जहां पर हमारा केंद्र होता है पृथ्वी का, वहां तक 6378 किलोमीटर तक इसकी गहराई है साथियों। बहुत ही गहरा है साथियों, समझ लो यहाँ पर जाने के बाद शायद ही आदमी बच के आए। बच के क्या आएगा? उसका हलवा, चोखा, चटनी जो भी होते हैं एकदम पतले पतले पदार्थ ना, वो बन के आएगा। समझ रहे हो ना? कुछ नहीं बचेगा भाई, उसकी राखी तक नहीं मिलेगी, याद रखना। मतलब कि कुछ भी, कितना भी कठोर भाग हो, कितना भी कठोर एलिमेंट हो, जो कभी गलता ना हो, जो कभी पिघलता ना हो, उसको भेज दो यहाँ पे, वो सब के सब राखी भी उनकी पता नहीं चलेगी कहाँ पे गए हो, थे भी, उनका अस्तित्व था भी कि नहीं था। इसके बाद साथियों याद रखना, यह तो हमारा हो गया 6378 किलोमीटर तक। लेकिन याद रखना दोस्तों, लोअर मेंटल से लेकर लोअर मेंटल से आउटर कोर का निचला स्तर, आउटर कोर का निचला स्तर साथियों, ये कितने किलोमीटर तक है? तो बता देंगे 5100 किलोमीटर तक है सर जी। इसके बाद जो बच गया साथियों, यही हमारा है क्या? इनर कोर है। ये चीजें लिख लेना यहाँ कॉपी पे, यहाँ से बनते हैं दोस्तों। और इस वाले क्षेत्र में दोस्तों, हमारे इनर वाले क्षेत्र में यानी कि हमारे कोर वाले क्षेत्र में साथियों, यानी कि हमारे क्रोड, जिसे क्रोड के नाम से जानते हैं, क्रोड, क्रोड वाले क्षेत्र में किस धातु की अधिकता होती है? तो बता देंगे निकल की और आयरन की, आयरन यानी कि लोहे की, आयरन, NiFe, आयरन की साथियों। इस वजह से इस कोर वाले भाग को निफे कहते हैं और इस मेंटल वाले भाग को सीमा कहते हैं।
और इस क्रस्ट वाले भाग को हम कहते हैं सियाल। याद हो गया भाई। अब एक चीज और आते हैं, फिर लिखवाते हैं जो जो चीजें आप लिखेंगे अच्छे से। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यह हमारा दूसरा फिगर है। एक होता है असंबद्धता। असंबद्धता मतलब कि जैसे जैसे कि देखिए इसमें दो पार्ट हैं, ऊपर नीचे। मेंटल में भी दो पार्ट हैं, अपर और लोअर, और कोर में भी दो पार्ट हैं, अपर और लोअर। तो इसको किसी नाम से जाना जाता है, वह नाम बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। याद रखना साथियों, जो क्रस्ट का निचला वाला भाग है, क्रस्ट का जो जैसे क्रस्ट है ना, यह क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट में यह क्रस्ट, ये पूरा क्रस्ट है, तो क्रस्ट का मिडल वाले भाग को, यानी कि क्रस्ट के निचला वाला स्तर और क्रस्ट के ऊपरी वाले स्तर को, मतलब क्रस्ट का लोअर, लोअर और अपर के बीच में जो लाइन होती है उसको बोला जाता है कॉर्नॉड। कॉर्नॉड, कॉर्नॉड असंबद्धता। क्या बोलते हैं? कॉर्नॉड असंबद्धता बोलते हैं। असंबद्धता, असंबद्धता, इसको लिख लेंगे भाई, या पूछा जाता है। इसके बाद साथियों आ जाते हैं हम लोग मेंटल में। मेंटल में याद रखिए साथियों, मेंटल में, मेंटल का ऊपर वाला, मेंटल का अपर, यह अपर वाला फील्ड है दोस्तों, अपर, यह अपर वाला है। अपर मेंटल और प्लस लोअर क्रस्ट। अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस वाली लाइन को, इसे कहते हैं मोह असंबद्धता। क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता। इसके बाद नीचे आते हैं साथियों, यह हमारा मेंटल का मिडल वाला पॉइंट है, यानी कि मेंटल का मिडल वाला पॉइंट का मतलब हो गया अपर मेंटल और यह लोअर मेंटल। लोअर मेंटल के बीच वाला जो भाग है दोस्तों, इसको हम कहते हैं रैपिटी। रैपिड कहीं लिखा होता है, कहीं लिखा होता है रैपिटी असंबद्धता। याद रखना, इसका भी ट्रिक बताते हैं, चुटकी में याद कर लोगे। याद नहीं होगा हमें पता है, लेकिन एक ट्रिक बताएंगे ना, हमेशा के लिए याद कर लोगे, देखना। बस क्रम से ये लेयर याद होना चाहिए, उसके बाद ट्रिक काम करेगा दोस्तों। इस वाले, अब हम लोअर मेंटल, ये लोअर मेंटल है हमारा, ये लोअर मेंटल है, ये पूरा यहां तक लोअर मेंटल है, तो यह वही लोअर मेंटल हुआ ना, नीचे लोअर मेंटल का निचला वाला स्तर, और अपर कोर, अपर कोर, अपर कोर का ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं गुटेनबर्ग। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। याद रखना। इसके बाद नीचे आते हैं तो ये हमारा है लोअर कोर। लोअर कोर जो यह वाला है दोस्तों, इसको, इस वाले को क्या कहते हैं, मतलब मिडल वाला, इसको यह अपर कोर हो गया, इसे ऊपर वाले को अपर कोड बोल दिए, अपर, अपर कोड, और यह हो गया लोअर कोड, लोअर। तो यह वाला जो है अपर कोड और लोअर कोड जहां पे मिलते हैं साथियों, उसे क्या कहते हैं? याद रखने, इसे कहते हैं लेहमान असंबद्धता। लेहमान, लेहमान, LEHAMAN, लेहमान असंबद्धता। याद रखना साथियों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसका ट्रिक बता देते हैं आपको, देखिए कैसे याद करेंगे। सिर्फ एक ट्रिक याद कर लीजिए। कौन सा भाई? कुमार, कुमार गैलुसेक, गैलुसेक, बस यही याद कर लीजिए भाई। अब देखो कभी नहीं भूलोगे। पहला बस आपको क्रम से याद रखना है। पहला हमारा क्रस्ट होता है, क्रस्ट में अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, फिर मेंटल में अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर उसके बाद कोर में अपर कोर, लोअर कोर। इस तरह से याद होना चाहिए सभी को, तब जाके यह ट्रिक काम करेगा। देखो पहला हमने क्या बताया? पहला कोनार्ड बताया, कोनार्ड, ये तो बताया भाई। दूसरा बताया मोहो, मोहो बताया, मोहो असंबद्धता। इसके बाद रैपिटी बताया, रैपिटी, रैपिटी हमने बताया। इसके बाद बताया गैलू से, क्या बताया? गैलुसेक। गैलुसेक से ग से क्या आया था साथियों? ग से आया था हमारा गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग बताया, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग बताया। इसके बाद हमने क्या बताया था? ल से क्या बताया था? लेहमान, लेहमान साथियों। यही 5 था, यही पांचों पूछा जाता है आपसे। असंबद्धता क्या होता है? मतलब कि दो परत का मिलना ही उनके अंतर के जो होता है उसी को मतलब कहते हैं असंबद्धता। असंबद्धता मतलब वहां पे मैच होता है, दो लेयरों का मैच होता है, मिलन होता है वहां पर। तो जहाँ पे दो लोग मिलते हैं ना, वहाँ पे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे असंबद्धता ही हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो याद रखना, यहाँ पे असंबद्धता होता है बच्चों। इसके बाद अब हम आ जाते हैं क्या लिखना है। कुछ थोड़ा बहुत और छूटा हुआ है तो उसको लिख लेते हैं। बस इतनी थी पूरी बातें, पढ़ लिए तो खत्म। यहाँ से हर एक एग्जाम में आपका एक प्रश्न तैयार साथियों, ठीक है ना? तो अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिए। ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है ना? तो सब कुछ पढ़ लेंगे, घबराना मत। जिस प्रकार से हमने हिस्ट्री खत्म किया, इन्वायरमेंट सेक्शन में जो हिस्ट्री आता है उसको हमने खत्म किया। अब 3-4 लेक्चर और बचे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, फिर इंडियन ज्योग्राफी। नहीं तो कहोगे पॉलिटी शुरू कर देंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, जैसा आपकी मर्जी होगा बता देना। अब बताना साथियों, हमने क्या लिखा? हम सबसे पहले क्या लिखवाना चाह रहे थे? क्रस्ट। क्रस्ट में लिख लेना, एक बात लिख लो, अभी हमने पढ़ा दिया लेकिन फिर से लिखो। क्रस्ट में साथियों जो यह ऊपर वाला भाग होता है, क्रस्ट जो है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, यह ठोस होता है, यह ठोस अवस्था में रहता है, यह लिख लेना, पूछा जाता है। और यह सबसे बाहरी भाग होता है, इसे बाहरी भाग के नाम से भी जानते हैं, लिख लेना साथियों। दूसरी बात लिखना, क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होता है। क्रस्ट की जो मोटाई होती है महासागरों, महासागरों और महाद्वीपों पर,
महाद्वीपों जिस पर हम लोग रहते हैं भाई एशिया में, और बहुत सारे कितने महाद्वीप हैं, कोई बच्चा बोलेगा 7, लेकिन एक और आया है, पता है कहाँ पे? जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड पाया जाता है, जहाँ पर कुक जल संधि पाई जाती है। तो वहीं जो हमारा न्यूजीलैंड है, वहीं पे खोजा गया एक नया दोस्तों आपका महाद्वीप, उसका नाम पता है क्या? जीलैंडिया नाम है, याद रखना, जीलैंडिया। अभी पूरी तरीके से पुष्टि तो नहीं हुआ है, लेकिन यूएनओ ने इसे अधिकार दे दिया है, ये हमारा 8वां महाद्वीप होगा, 8वां महाद्वीप, याद रखना साथियों, जीलैंडिया। देख लो कैसा कैसा नाम है भाई, अजीब अजीब से सब रख देते हैं। देखो महाद्वीप यानी कि महासागरों पर क्रस्ट की मोटाई कुछ और होती है और महाद्वीपों पर कुछ और होती है, इसको लिख लेना, अलग अलग होता है यानी कि दोस्तों। और चौथी बात लिखिएगा इसमें कि दोस्तों जो क्रस्ट का निर्माण होता है वो सिलिका से होता है, सिलिका यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है साथियों। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने बताया है नहीं, यहाँ पे जो लिखा गया है देख लेना, यहाँ से बच्चे बहुत फंसते हैं भाई। सिलिका और एल्यूमिनियम को कहते हैं सियाल, क्या कहते हैं साथियों? सियाल कहते हैं। और सियाल से ही पता चलता है कि हमारा क्रस्ट वाला भाग है जहां पर सियाल पाया जाता है बचवा, ठीक है ना। इसके बाद एक लाइन और इसमें लिखिएगा दोस्तों, इस परत की जो क्रस्ट होता है दोस्तों, इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी कितना होता है, इसका घनत्व कितना होता है, तो लिख लेना 2.75 से लेकर साथियों कितना होता है, तो बता देंगे 2.90 तक होता है, ये लिख लेना दोस्तों। क्रस्ट को ही एक और नाम से जानते हैं, इसको लिख लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है, लिथोस्फीयर, स्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं साथियों। लिथोस्फीयर के नाम से किस आंतरिक परत को जानते हैं, तो लिख लेना दोस्तों क्रस्ट को जानते हैं। बस इतनी बातें यहां से बहुत है। अब आ जाइए मेंटल पर। भाई देखिए जो हमने समझाया है वही चीज हम आपको लिखवा रहे हैं, अगर आप अच्छे समझे होंगे तो लिखने में कोई हर्ज नहीं होगा, लिख लेना, बस लास्ट तक बने रहना साथियों, अगर लास्ट तक बने रहते हैं तभी यहाँ से टॉपिक क्लियर होगा अपना, ठीक है भाई। आ जाइए मेंटल हेडिंग लगाइए, तो मेंटल होगा, मेंटल नहीं, ठीक है ना दोस्तों। 7:30 बजे आ जाना, 7 या 7:30 बजने के बीच आपके सारे डाउट क्लास होते हैं, कुछ पूछना हो पूछ लेना अभी, ठीक है ना भाई। इस वजह से पहले बोल देते हैं कि भाई हम भी आदमी हैं, अगर आप लोग कुछ उसी समय पूछ लोगे लाइव के समय तो शायद हम ना बता पाएँ, है ना भाई, विद्वान तो है नहीं इतने, लेकिन यह जरूर कोशिश करते हैं कि आप लोग जो कमेंट करते हो कहीं से भी ढूंढ के लाते हैं, बताने की कोशिश है हमेशा करेंगे और आप लोग को संतुष्ट करेंगे दोस्तों, इतना हमारी गारंटी है। भाई हमारी फैमिली हो आप भी फैमिली मानते हो अपना, तो आपकी फैमिली कैसी है? अच्छी है, और आप हम सब मिलकर इस फैमिली को बड़ा करेंगे। शेयर कर दो दबा के दोस्तों। देखो मेंटल में याद रखना साथियों, मेंटल के निचले भाग को, सॉरी क्रस्ट के निचले भाग को, जो यह क्रस्ट था भाई, यह क्रस्ट का निचला भाग ही तो मेंटल था, तो याद रखना, एक लाइन लिख लेना अपने से, क्रस्ट के निचले भाग को यानी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो दूसरा भाग होता है, सेकंड भाग होता है, वही हमारा मेंटल कहलाता है। मेंटल में ऊपर वाला परत दोस्तों, जहां से हम तेल वगैरह निकालते हैं, यह थोड़ा सा ठोस है, लेकिन वो निचला वाला परत बिल्कुल दलदल है, दलदल, आग का गोला जिसे बोलते हैं, आग है, आग उगलता है, वहां पे कोई पहुंच ही नहीं पाया भाई। हम लोग मेंटल में केवल मात्र 5% रीचमेंट बना चुके हैं, समझ रहे हो ना, बहुत ही अभी गहरा हम लोग को जाना है साथियों। दोस्तों पृथ्वी के आयतन का, पूरे पृथ्वी के आयतन की अगर बात करें, आयतन का अगर बात करें तो 83% दोस्तों मेंटल है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा है, 83% पूरा मेंटल है। इसके बाद दोस्तों द्रव्यमान का, पृथ्वी के द्रव्यमान का बात करें दोस्तों तो 67%, सोच रहे हो दोस्तों, बहुत बड़ा पार्ट है, 67% मेंटल है। इस बात को लिख लेना, यहां से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। एक बात और लिखिएगा, तीसरा, कि मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। मैग्नीशियम Mg के Ma, मैग्नीशियम होता है ना, Ma सीमा है तो Ma ही होगा, Mg मतलब कि मैग्नीज हो जाता है, सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है साथियों, इसको लिख लेना। तो इस परत की एक और खासियत है, इसके नाम पे ही इसको बुलाते हैं सीमा, क्या बुलाते हैं? सीमा, याद रखना, ये सियाल था, सियाल से सियार याद रख लेना, और ये सीमा है, सीमा से किसी लड़की का नाम याद रख लेना भाई, इतना ही कहते हैं। और इस परत का कुछ और नाम है, जैसे लिथोस्फीयर नाम था क्रस्ट का, इसी प्रकार से इस परत का भी नाम है दोस्तों, इस परत का नाम है, याद रखना दोस्तों, पायरोस्फीयर, क्या नाम है? पायरोस्फीयर के नाम से बुलाते हैं, पायरोस्फीयर के नाम से बुलाते हैं साथियों, याद रखना। इस परत का जो घनत्व होता है साथियों, इस परत का जो घनत्व होता है वो दोस्तों 2.90 से 4.75 होता है, 2.90 से 4.75 होता है, इसको लिख लेना, यहां से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि 2.90 तक ऊपर वाले का था, 2.75 से 2.90 तक था, अब 2.90 से 4.75 तक मेंटल का है भाई, ठीक है ना दोस्तों। इस परत की मतलब कि पायरोस्फीयर के कारण ही इस परत को हम क्या कहते हैं साथियों? वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं, वाइट ऑफ
द अर्थ के नाम से इसे बुलाते हैं दोस्तों। मेंटल को ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं दोस्तों। एक किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था, व्हाइट ऑफ द अर्थ पृथ्वी के किस आंतरिक भाग को कहते हैं, किस लेयर को कहते हैं, तो बता देना मेंटल को कहते हैं। बच्चों गलत नहीं करोगे, बता रहे हैं ना, बस साथ बनाए रखना। लड़ाई लड़ेंगे, हारना तो हमारे मुकद्दर में लिखा होगा तो देखेंगे, लेकिन हार से डरेंगे नहीं और जीत सुनिश्चित करके ही आएंगे। यह हमारी रणभूमि है। रणभूमि में वही हारता है जो मैदान छोड़ के भागता है, याद रखना साथियों। मैदान छोड़ेंगे नहीं तो हार कहाँ से होगा भाई, मैदान को बने रहे मैदान में। चलिए भाई अगला देख लेना। तो इसके बाद क्या आता है, कोर आता है दोस्तों। कोर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखिएगा, यानी कोर यानी कि क्रोड की बात कर रहा है ना, क्रोड। क्रोड क्रोड को क्रोड और कोर दोनों के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कोर लिखते हैं, वैसे क्रोड लिखते हैं। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। दोस्तों कोर लिखिएगा, क्रोड में लिख लीजिए, यहाँ पर क्रोड होता है, CROAD, क्रोड होता है ना, क्रोड होता है। चलिए तो क्रोड को क्या कहते हैं दोस्तों, मेंटल के निचले वाले भाग को लिख लेना पहले। तो मेंटल का निचला वाला भाग यानी कि पृथ्वी की तीसरी जो परत होती है उसे क्रोड के नाम से जानते हैं, यानी कि कोर कहते हैं उसे, कोर। याद रखना साथियों, यही परत होती है जिसमें कि क्या पाया जाता है भाई, निकल और आयरन, निफे पाया जाता है। निकल और आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। इस वजह से इस परत का नाम निफे देते हैं। क्या देते हैं भाई, निफे के नाम से बुलाते हैं। इस तरह लिख लेंगे, निफे के नाम से बुलाते हैं साथियों। इस परत का एक और नाम है साथियों, इस परत का जो द्रव्यमान होता है बहुत अधिक होता है, इसमें भार बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हमने बताया था भाई डेंसिटी बहुत अधिक होगी, कब, जब उसका द्रव्यमान अधिक होगा। द्रव्यमान अधिक तो डेंसिटी अधिक, प्रेशर भी अधिक, और ताप तो ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगा साथियों। याद रखना, सबसे ज़्यादा गर्म भाग कौन सा है पृथ्वी का, तो बता देंगे आंतरिक भाग, जिसको बोलते हैं इनर कोर, यानी कि पूरा का पूरा क्रोड। ठीक है भाई दोस्तों। इस मेंटल पढ़ रहे थे क्या, मेंटल नहीं, क्रोड पढ़ रहे हैं। तो क्रोड की जो आंतरिक भाग होती है दोस्तों, क्रोड का जो आंतरिक भाग होता है उसमें ठोस होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यह बातें लिख ली आप। अब इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखना, बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, इस तरह लिख सकते हैं, बायोस्फीयर, स्फीयर, इस के नाम से जानते हैं साथियों। याद रखना, ये दूसरा नाम है उसका। एक नोट डाल के लिखेंगे साथियों, जैसे कि इसका नाम सियाल पड़ा, इसका नाम सीमा पड़ा मेंटल का, इसका नाम निफे पड़ा। तो इसको किस साइंटिस्ट ने बताया है ये सारा नाम, तो याद रखिए उन साइंटिस्ट का नाम क्या साथियों, जो इन्होंने सबसे पहले नाम दिया, वो वैज्ञानिक थे दोस्तों। उनका नाम था दोस्तों, लिख लीजिए, ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया जो है दोस्तों एक यूरोप की कंपनी है, कंपनी बोल रहे, देखो देश है भाई ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना होता है। यहीं पर हमारा COP जो कोप है उसका ओपेक जो आपका पेट्रोल संगठन, मतलब कि ओपेक, OPEC, ओपेक मतलब कि ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करके है ना पूरा कंपनी, इस तरह से, मतलब कि एक तरह से संगठन है दोस्तों, ये ऑयल पेट्रोल करके है। तो ये पूरा संगठन है हमारा, है ना। ये संगठन हमारा जो इसका हेडक्वार्टर है वो वियना में ही है, ऑस्ट्रेलिया के वियना में ही पड़ता है साथियों, याद रखना दोस्तों। इसका नाम, वैज्ञानिक का नाम क्या था, लिख लेंगे, पृथ्वी के अंदर की, उनका नाम था स्वेस, वैज्ञानिक स्वेस कहा जाता है उनको, स्वेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। पूरा नाम यही है इनका, स्वेस के नाम से जानते हैं। ये ऑस्ट्रिया के रहते हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार पृथ्वी के आंतरिक भागों को बांटा था, यानी कि नाम रखा था। क्या क्या, सियाल बताया था, सियाल मतलब कि SI और AL बताया था। इसके बाद सीमा बताया था, सीमा मतलब SIMA बताया था। इसके बाद दोस्तों निफे बताया था, निफे का मतलब हो गया NI और FE साथियों। पढ़ लिए ना, बाँच के आओगे, फोड़ के आओगे एग्जाम को दोस्तों। देख लेना, अब आपसे एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा हमारे क्रस्ट पर, हमारे भूप्रकृति पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में नहीं, क्रस्ट की बात करेगा बच्चा। कभी मतलब कि कभी भी कंफ्यूज ना होना, हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन पाया जाता है, समझ रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज होकर नाइट्रोजन लगा के आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में नाइट्रोजन भी होता है। याद रखना साथियों, हमारे भूप्रकृति पर सबसे ज्यादा तत्व की बात करेगा तब, जब तत्व लिखेगा, तत्व यह लिखेगा तब, तो बता देना ऑक्सीजन होता है, O2। कितना होता है तो बता देना दोस्तों 46.80%, 46.80% केवल और केवल O2 होता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन सा एलिमेंट आता है, सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन एक तरह से नॉन मेटल है, नॉन मेटल नहीं, मेटलॉइड है दोस्तों, उपधातु से बोलते हैं। सिलिकॉन दोस्तों SI से बोलते हैं। यह पाया जाता है 27.72%। देख लो इसका उल्टा, 27 का उल्टा 72, 7 आगे आ गया, तो इस तरह से दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है। तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम आ जाता है साथियों। क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है। यह पाया जाता है 8.13%। अभी इसमें भी लोचा है, लिख लो तो बताते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे साथियों आ जाता है आयरन, Fe होता है, तो 4 तक याद रख लो, 5% पाया जाता है। इसके बाद हमारा
कैल्शियम वगैरह आ जाता है। तो बस 4 तक आप याद रखो दोस्तों। याद रखना इसमें भी लोचा है, देखो कैसे। अगर पूछता है हमारे पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो बताओगे O2। लेकिन पूछता है सबसे ज्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है, धातु कौन सा पाया जाता है, धातु की बात करेगा तो याद रखना साथियों एल्यूमिनियम बताओगे। एल्यूमिनियम, धातु में एल्यूमिनियम। अगर बोलेगा उपधातु में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, उपधातु कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो बताओगे दोस्तों सिलिकॉन। उपधातुओं की संख्या 7 है, 7 में सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है 27.72%। तो याद रखना उसके लैंग्वेज पर सिर्फ। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो बताओगे O2। हमारे क्रस्ट की बात करेगा तब भूप्रपटी पर। लेकिन बात करेगा पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, तो बता दोगे ना नाइट्रोजन भैया, है ना। ठीक है, इतनी बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको शेयर करिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए डेली क्लास में बने रहिए। ये डेली सेशन होता है। बाय द वे किसी दिन तबीयत वगैरह खराब हो जाता है, क्योंकि सारे क्लास अपडेट सब कुछ हमें लेना होता है साथियों, और प्लस पढ़ना भी होता है, बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। तो समझ सकते हो आप, अगर समझ सकते हो तो शेयर करना, बस पढ़ाई करना, लगे रहना। अब इसके बाद CDP की क्लास आप आएगी, आपका आएगा, और तैयार रहना साथियों। धन्यवाद।